सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर पढ़ते हैं हम लोग ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेंस का नियम। दोस्तों, इसका मैंने वन शॉट हालांकि करवा दिया है ऊष्मागतिकी चैप्टर का, बट यहाँ पर हेंस का नियम होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेंस के नियम की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, ये बंदा आया कहाँ से, मतलब ये बात कर लेते हैं कि इसका पूरा नाम कहाँ है। तो दोस्तों, ये जर्मन का वैज्ञानिक है और इसका जो पूरा नाम होता है वो हो जाता है दोस्तों हेनरी हेंस। क्या नाम हो जाता है? हेनरी हेंस। तो हेनरी हेंस भाई साहब थे, उन्होंने 1840 में हेनरी हेंस ने इस नियम को दिया है। कब दिया है भैया? तो 1840 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1840 में दिया गया है। दोस्तों, हालांकि यहाँ पर मैंने डेफिनेशन पहले से मेंशन कर दी है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। फिर क्या करूँगा, मैं एग्जाम्पल बताऊँगा और इसके बाद में फिर वापस पढ़ेंगे। तो आपको जो हेंस का नियम होता है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो वो बाद में हम समझेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से दोस्तों, हेंस का नियम को पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की कुल मात्रा उस अभिक्रिया के मार्ग यानी कि पथ पर निर्भर नहीं करती, बल्कि केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है। अर्थात यदि कोई रासायनिक परिवर्तन विभिन्न चरणों में हो या फिर विभिन्न मार्गों में होता है या मार्गों से होता है, तो कुल ऊष्मा परिवर्तन सभी मार्गों के लिए समान होगा। अभी थोड़ा आपको ऊपर से गया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर से नहीं जाएगा, पूरा दिमाग में घुसेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण को समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण क्या होता है वो समझिए ध्यान से। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि आपके पास में कार्बन है। क्या है? कार्बन है। इस कार्बन को आपको बनाना है, मतलब कार्बन से आपको बनाना है CO2। क्या बनाना है? CO2 बनाना है। तो दोस्तों, एक तरीका क्या होता है उसको समझते हैं। उसके अनेक तरीके हो सकते हैं, हालांकि दो इसके क्या हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तरीका क्या होता है? तो पहला तरीका है दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से। इसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से बना सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब होता है कि कार्बन में कुछ हम ऐसा ऐड करेंगे कि वो सीधा क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम लिखेंगे कि कार्बन भाई साहब हैं, वो कार्बन भाई साहब सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके अंदर मैंने जोड़ दिया दोस्तों O2, जो कि एक गैसीय फॉर्म में होता है। और दोस्तों, आपका क्या बन गया? सीधा CO2 गैस बन गई। सीधा CO2 गैस बन गई। और यहाँ पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है, मतलब जो एनर्जी, ऊष्मा जो उत्सर्जित या अवशोषित हुई है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंथैल्पी में परिवर्तन जो हुआ है दोस्तों, एंथैल्पी में परिवर्तन जो हुआ है, सीधा इसको एंथैल्पी परिवर्तन बोल सकते हो। वो डेल्टा H बराबर हुआ है -393.5 किलो जूल, 393.5 किलो जूल प्रति मोल हुआ है। ठीक है, ये परिवर्तन हुआ है। पहली बात तो ये हो गई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरा तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों चरणों से होगा। चरणों से होगा, है ना। चरणों से दो चरण काम में आएंगे इसमें। पहला चरण, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहला चरण, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो भाई साहब, हमारे पास में कार्बन है और उस कार्बन के अंदर, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होता है, उस कार्बन के अंदर हमने हाफ O2 जोड़ दिया। हाफ मतलब होता है दोस्तों आधा ऑक्सीजन जोड़ दिया गैस फॉर्म में। देखो, आधा ऑक्सीजन का कहने का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन होता है वो O2 पूरा नहीं है, एक ऑक्सीजन है। केवल आपका दोस्तों क्या है? एक ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका मतलब होता है हाफ O2। तो एक ऑक्सीजन है तो वो आपके कार्बन से जुड़ेगा और बनाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। और इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ पहले चरण में, तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा H, एंथैल्पी में परिवर्तन पहले चरण में, तो इसका आ जाएगा H1 बराबर दोस्तों इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है? देखिए, -10.5 किलो जूल प्रति मोल, -10.5 किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा। ठीक बात है यहाँ पर, ओके। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं, चरण नंबर सेकंड। पहला चरण एंड दूसरा चरण, ठीक है।
दूसरे चरण की जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों, तो दूसरे चरण में क्या होगा, ये जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बना है उस कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर वापस से हाफ O2 हम लोग जोड़ेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड है ऐसी हूँ मैं, और हमारे पास में हाफ O2 और जोड़ेंगे, एक मतलब एक ऑक्सीजन और जोड़ेंगे, और एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो सीधा क्या बन जाएगा आपका CO2। और इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा H2 कितना हुआ है, तो इसका जो परिवर्तन हुआ है दोस्तों वो हो जाएगा आपका -283.0 नहीं लिखने तो चलेगा पर लिख देते क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है इसलिए, ठीक है, किलो जूल प्रति मोल। तो आपने सीखा दोस्तों कि हम कार्बन से सीधा बना सकते हैं CO2। तो उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो आपका है डेल्टा H, वो परिवर्तन हुआ है दोस्तों डेल्टा H। या फिर आप इसको दोस्तों कार्बन को दो चरणों में ले जा सकते हैं, पहला चरण आपका आ जाएगा और इसके बाद में फिर दूसरा चरण आ जाएगा और उसके बाद में फिर आपका बन जाएगा CO2। और पहले चरण में जो परिवर्तन हुआ एंथैल्पी में वो हो जाएगा डेल्टा H1, पहले परिवर्तन हुआ दोस्तों वो हो जाएगा डेल्टा H1 और दूसरे में परिवर्तन हुआ हो जाएगा डेल्टा H2, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, यहाँ पे इस अभिक्रिया के अंदर ध्यान से देखो कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्सर्जित या अवशोषित, यहाँ पर एनर्जी बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो उत्सर्जित हो रही है, तो उसमें ऊष्मा की कुल मात्रा उस अभिक्रिया के मार्ग यानी कि पथ पर निर्भर नहीं करती। कहने का क्या मतलब होता है, समझो ध्यान से, मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो हम अगर बात करेंगे दोस्तों इसको, यदि दोस्तों हम इसकी बात करेंगे कुल एंथैल्पी में परिवर्तन, इन दोनों की मैं बात करूंगा, कुल एंथैल्पी में परिवर्तन तो कितना होगा, बताओ मुझे कितना होगा। डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। क्या करेंगे हम लोग, दोनों को जोड़ेंगे। डेल्टा H1 कितना है, डेल्टा H1 है -110.5 प्लस जोड़ेंगे हम H2 -283, क्या जोड़ेंगे -283.0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा तो आएगा आपका -393। जोड़ के देखो आराम से, तो -393.5 किलो जूल प्रति मोल। तो यहाँ पे सीखा आपने, इसकी वैल्यू होती है वो भी कितनी है, वो 393.5 हो जाएगी, किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा। आप समझे कि यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू है, अगर हम इसको प्रत्यक्ष रूप से करेंगे यानी कि कार्बन में ऐसा हम जो ऑक्सीजन जोड़ेंगे O2 जोड़ देंगे, सीधा ये बन जाता है। तो इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ है वो आपका ये हो जाता है, जो विभिन्न मार्ग से गुजरा हुआ है, दो मार्ग से गुजरा हुआ है, दो चरणों से गुजरा हुआ है, उसमें जो परिवर्तन हुआ है दोस्तों और इसमें जो परिवर्तन हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो मार्ग में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ अंतर जो होता है या जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो दोस्तों एक तो प्रारंभिक जहां से स्टार्ट किया है और जहां खत्म किया है वहां पर परिवर्तन देखने को मिलता है। आई बात समझ में, आगे समझो, बल्कि केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ये चरण के ऊपर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि वहाँ पर दोस्तों यहाँ पे कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं देखने को आपको मिलता है। वो डिपेंड जो करेगी वो करेगी एक तो प्रारंभिक और अंतिम, है ना, अवस्थाओं पर निर्भर करती है। अर्थात यदि कोई रासायनिक परिवर्तन विभिन्न चरणों में हो या विभिन्न मार्गों में हो तो कुल ऊष्मा परिवर्तन उन मार्गों के समान होगा। तो इन मार्ग, इसका जो परिवर्तन था ये वाला, वो जो मार्ग में परिवर्तन होगा उनके वो कैसा है, इक्वल हैं, बराबर हैं। आया बात समझ में। तो दोस्तों यही होता है हेल्स का नियम। आई होप कार सारा समझ में आया होगा। अगर दोस्तों इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।